हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुका था पहले ही। इसका फर्स्ट वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोग मैटर के बारे में, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, तो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक, मैटर्स का क्या क्या एप्लीकेशंस है और मैटर्स की क्लासिफिकेशन, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ चुका है। अब पार्ट 2 वीडियो आया है। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम लोग मैटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले जो भी है वो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि अगर वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। इसी को हम लोग फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों की भौतिक अवस्था। तो पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को यानी कि मैटर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। सॉलिड को हिंदी में ठोस बोलते हैं, लिक्विड को हिंदी में द्रव बोलते हैं और गैस को तो गैस ही बोलते हैं हिंदी में। इनके अलावा 2 और स्टेट भी है, एक है प्लाज्मा और 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में हम लोग BEC बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली ये 5 स्टेट के बारे में, मेनली तो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही मेन 3 स्टेट होता है मैटर का, तो इसके बारे में जानना है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से भी क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये वीडियो 11-12 के बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जो 9-10 में पढ़ के आए हैं बच्चे, ज़रूर आप लोगों ने मैटर के बारे में क्लास 9-10 में ज़रूर पढ़ा होगा। तो क्लास 9-10 में भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड यानी कि ठोस के बारे में। तो पहले हम लोग ठोस का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सॉलिड हैज़ फिक्स वॉल्यूम और मास। जितने भी सॉलिड होते हैं उसका जो मास होता है या वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। सॉलिड हैज़ फिक्स शेप, यानी कि सॉलिड का जो आकार होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। उसका शेप और उसका मास दोनों क्या होगा, फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट, सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो सॉलिड के जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका जो घनत्व होता है, उनका जो डेंसिटी होता है वो भी हाई होता है। सॉलिड्स आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, मजबूत होते हैं। सॉलिड्स आर हैवी, सॉलिड्स हैवी होंगे। सॉलिड डज नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड और गैस क्या होता है, फ्लो, बहता है। तो सॉलिड्स बह नहीं सकता है। सॉलिड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये क्या होता है, तो हम लोग इसको समझते हैं। सपोज़ ये सॉलिड का कुछ पार्टिकल्स है जो आपस में क्या है, पैक्ड है। तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जगह क्या होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ये जो जगह दिख रहा है इस जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और 2 पार्टिकल के बीच में, ये 2 पार्टिकल, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड हैं तो एक फोर्स की वजह से हैं, उस फोर्स को क्या बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और 2 पार्टिकल के बीच में जो जगह है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल रहे हैं। तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है। सॉलिड्स हैव मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसीलिए उसका फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको हम लोग एक रूल से भी याद कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम लोग IF लिख सकते हैं, इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, डिक्रीज मतलब कम है, लेस है,
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, हाई होगा। तुम यहाँ से याद कर सकते हैं जिसके बीच में स्पेस कम है तो फोर्स ज़्यादा है, इसलिए सॉलिड्स के बीच में स्पेस कम होने की वजह से उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे। तो एक और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं सॉलिड में कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये हम लोग डिफरेंस बिटवीन में जानेंगे। तो सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होगा। डेफिनेशन लिखा हुआ है, फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट्स वाई पार्टिकल्स डज नॉट एबल टू मूव। हम लोग को पता है जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं उसके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ मूव करता है, वो ऊर्जा, वो एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा वो ईजिली मूव कर सकता है। तो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बहुत कम होगा, इसीलिए उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो सॉलिड्स में और भी पॉइंट्स डाल सकते हैं कि सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, दोनों ही हाई होगा। उसको हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा उसको उबालने के लिए और उसको पिघलाने के लिए। तो ये सारा पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बेसिक आपको सॉलिड के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ था, बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन था वो आपको मिल चुका है। अच्छा, लिक्विड, अब हम लोग लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग लिक्विड यानी कि द्रव का जानते हैं। तो जैसे पहला, लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम और मास। दूसरा, लिक्विड्स हैज़ नॉट डेफिनेट शेप। एंड थर्ड, लिक्विड्स गेट द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। ये तीनों पॉइंट को हम लोग एक ही बार में समझेंगे। लिक्विड जो होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, आप उसको जिस भी कंटेनर में डालिएगा तो वो उसी का शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जग में डालते हैं तो वो जग का शेप ले लेता है, अगर बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेता है। लेकिन अगर आप 1 लीटर जग में पानी लिए थे और बॉटल में उसी पानी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका जो मास है 1 लीटर वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। डैट मीन्स लिक्विड का वॉल्यूम यानी कि मास जो होता है वो क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होगा। आप उसको जिस भी कंटेनर में डालते जाइएगा वो उसका शेप ले लेगा। हाँ, अगर सपोज आप 1 लीटर पानी लिए हैं और ग्लास, आप छोटा सा ग्लास लिए हैं, पहले वो 1 लीटर पानी जग में था, अब ग्लास में डाल रहे हैं तो ग्लास छोटा है तो ग्लास का जितना कैपेसिटी था पानी भर जाएगा, बाकी पानी क्या होगा, बाहर गिरने लगेगा। तो ये ज़रूर हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि लिक्विड, जितने भी लिक्विड होते हैं उसका जो मास होता है वो फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है। शेप के लिए वो जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसका शेप ले लेता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिक्विड्स हैज़ लेस डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड का जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ठीक है। लिक्विड इज़ लाइटर देन सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड हल्का होता है, ऑब्वियस सी बात है। लिक्विड फ्लोज एंड हेंस इज कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड बहता है, आप पानी को गिराइए सरफेस पे, पानी क्या होता है, बह जाता है, इसीलिए वो क्या है, फ्लूइड होगा। तो लिक्विड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल लिक्विड्स आर फ्लूइड बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, लिक्विड्स हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस दैन सॉलिड। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो लिक्विड का अगर हम लोग देखें तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, जगह जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अगर जगह ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अभी जस्ट पढ़े थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस क्या है, ज़्यादा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, लिक्विड्स हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव लेस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड। तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड, दैट्स वाई पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। अब जो काइनेटिक एनर्जी होता है, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इसीलिए उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए वो मूव कर पाते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर भी स्लाइड कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की कंपैरिजन में अगर देखें तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और लिक्विड में क्या है, कम है। नेक्स्ट हम लोग गैस का कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर हम लोग इन तीनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट है गैसेस। तो हम लोग गैसेस का जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे।
चलिए शुरू करते हैं। गैसेज हैज़ इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप। मतलब गैस का ना ही तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही शेप। आप उसको जिस भी कंटेनर में डालिएगा वो उसी का शेप ले लेते हैं। गैसेज केप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। थर्ड, गैसेज हैज़ लो डेंसिटी। गैस का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपैरिजन में सबसे कम होता है। गैसेज आर लाइटर। गैस सबसे हल्के होते हैं। गैसेस फ्लो वेरी ईजली, डैट इज़ दे आर फ्लूइड। गैस ईजिली क्या करता है, बहता है। हम लोग देख सकते हैं एयर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एयर में डिफरेंट गैसेज हैं जो ईजिली क्या हो रहे हैं, हमारे चारों तरफ बह रहे हैं, इसीलिए गैसेज आर फ्लूइड। तो लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड बट सॉलिड आर नॉट फ्लूइड। नेक्स्ट, गैसेज हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। अगर हम लोग इसको समझते हैं इस तरीके से तो गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत दूर दूर होता है, तो इसके लिए इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में क्या होगा, ज़्यादा जगह होगा। डैट मीन्स लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो स्पेस यहाँ ज़्यादा है इसीलिए फोर्स क्या होगा, कम होगा। स्पेस बहुत ज़्यादा है इसलिए फोर्स क्या होगा, बहुत कम होगा। तो गैसेज हैव वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स वेरी लूजली पैक्ड। सॉलिड में क्या था, क्लोजली पैक्ड थे। लिक्विड में क्या था, लूजली पैक्ड थे। और गैसेस में क्या होगा, वेरी लूजली पैक्ड। इसीलिए इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ था सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अब इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही हम इन तीनों में क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या इससे ऑब्जेक्टिव बना के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग उसको डील करेंगे आगे। डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिया हुआ है, इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला कैरेक्टर है शेप एंड वॉल्यूम का। शेप एंड वॉल्यूम, तो सॉलिड में दोनों ही फिक्स होते हैं, शेप भी और वॉल्यूम भी। लेकिन लिक्विड का अगर हम लोग बात करें तो शेप जो होता है वो नॉट फिक्स्ड या इनडेफिनेट या अनफिक्स्ड लिख सकते हैं हम लोग। बट वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड। गैस का बात करें तो बोथ आर अनफिक्स्ड या इनडेफिनेट। यहाँ लिख सकते हैं डेफिनेट, यहाँ लिख सकते हैं शेप इनडेफिनेट होगा लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होगा, और ये दोनों क्या होगा, इनडेफिनेट होगा। अब नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, लो, या इसको हम लोग नेग्लिजिबल भी लिख सकते हैं। इतना कम होता है कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या होता है, हाई होता है। गैसेस में क्या होते हैं, वेरी हाई, वेरी हाई। अगर हम चाहे तो हम लोग एक फिगर बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम लोग को सारा बात समझ में आ जाएगा। ये सॉलिड का पार्टिकल है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, और ये गैस के पार्टिकल्स हैं। तो हम लोग को दिख रहा है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है। लिक्विड में क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और गैस में क्या है, सबसे ज़्यादा है, वेरी हाई। उसी तरीके से हमने पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सॉलिड में क्या है, स्पेस कम है, अगर स्पेस कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी हाई या वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई या वेरी स्ट्रॉन्ग। लिक्विड में अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड की कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और गैस में क्या हो जाएगा, वेरी लो, बहुत कम। तो उल्टा होता है, स्पेस और फोर्स क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर फोर्स ज़्यादा तो स्पेस कम, स्पेस ज़्यादा तो फोर्स कम, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, तो क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। इसके अरेंजमेंट मतलब एकदम आसपास है, इतने आसपास है कि इनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लिक्विड का बात करें, लिक्विड में क्या है, क्लोजली पैक्ड नहीं है, ये थोड़ा दूर दूर में है, इसलिए लिख सकते हैं लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड। और गैसेस में क्या है, बहुत दूर दूर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं वेरी लूजली पैक्ड।
नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत लो होता है, इसीलिए उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वेरी लो। लिक्विड में क्या होगा, हाई एज कंपेयर टू सॉलिड, और गैस में सबसे ज़्यादा होगा, वेरी हाई। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, और गैस में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बहते रहते हैं, फ्लूइड होते हैं। उसी हिसाब से रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी का बात करें। रिजिडिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको ईजिली हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, वेरी रिजिड, वेरी रिजिड। और फ्लूइडिटी का तो वेरी रिजिड एंड नॉट फ्लूइड, बट या एंड लिख सकते हैं, ये फ्लूइड नहीं होता है। ये क्या होता है, लेस रिजिड होंगे एंड फ्लूइड होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, वेरी लेस, या रिजिड नहीं होंगे तो नॉट रिजिड भी लिख सकते हैं हम, नॉट रिजिड। एंड ये भी क्या है, फ्लूइड है। तो लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स था जिसके हिसाब से इनका डिफरेंशिएशन किया गया है, डिफरेंस बिटवीन लिखे हैं हम लोग। कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जिस पे भी हम लोग इनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर्स का करेंगे, हिसाब से भी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं, पहला है इसमें कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को हम कैसे दबा सकते हैं। तो सॉलिड को हम नहीं दबा सकते हैं, इसीलिए वो नॉट कंप्रेसिबल होगा। लिक्विड को हम लोग दबा सकते हैं तो वो सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, और गैस बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको ईजिली सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है CNG, जिसका फुल फॉर्म ही होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को क्या किया गया है, कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा गया है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो सॉलिड क्या है, नहीं होता है कंप्रेसिबल, तो नॉट कंप्रेसिबल या नेग्लिजिबल भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लिखते हैं नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल। इसमें भी लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होंगे, जैसे स्पॉन्ज वगैरह। स्पॉन्ज भी सॉलिड है लेकिन वो कंप्रेसिबल होता है, वो उसका एक्सेप्शन है। लिक्विड का अगर हम लोग बात करें तो कंप्रेसिबल होगा मोर देन compressible more than solid but less than gases, and gases क्या होंगे, highly compressible, highly compressible। नेक्स्ट का अगर हम लोग बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी हमने पहले ही पढ़ा था, सॉलिड में सबसे हाई डेंसिटी होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, मतलब सॉलिड से कम और गैसेस से ज़्यादा, और इसमें क्या होगा, वेरी लो, लो। डिफ्यूज़न का बात करें तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है मिक्स होना आपस में। तो सॉलिड आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, लिक्विड मिक्स होते हैं लेकिन वो थोड़ा स्लो डिफ्यूज़ करते हैं, गैसेस बहुत फास्ट होते हैं। तो एयर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम लोग परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं रूम में, तो आप एक कोना में अगर परफ्यूम स्प्रे करते हो तो पूरे रूम में उसका महक आता है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस मॉलिक्यूल थे, गैसेस मॉलिक्यूल ईजिली वहाँ के एयर में क्या हो गया, डिफ्यूज़ कर गए, तो वो फास्ट डिफ्यूज़न शो करते हैं। तो सॉलिड्स they do not diffuse, लिक्विड में they show slow diffusion, and last गैस में they show fast diffusion। लास्ट हम लोग अगर एग्जाम्पल का बात करें तो कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो सॉलिड का बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, बेंच है, वॉल है, मेटल्स, नॉर्मल जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं, एक आध एक्सेप्शंस है। तो जब हम लोग मेटल्स पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपके आसपास जितना भी आपको सॉलिड दिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं। ETC लिक्विड में सबसे बेस्ट लिक्विड है वाटर, ऑयल, केरोसिन, अल्कोहल, पेट्रोल, और भी बहुत सारा है ETC। गैस में भी बहुत सारे एग्जांपल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड लिखना ज़्यादा बेटर होगा, ETC।
इसमें भी बहुत सारा गैसेस है। तो ऐसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का आप कुछ एग्जांपल्स भी इसमें लिख सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक प्रॉपर नोट्स आपका इस वीडियो से बन जाएगा मैटर के ऊपर। तो आप ये नोट्स बनाते जाइए और इसको रिवाइज करते जाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में। हमने मैटर का 3 स्टेट पढ़ लिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी मैटर के 2 स्टेट हैं, चौथा है प्लाज्मा और 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसमें से हम लोग 4th नंबर पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में बहुत सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है। ऐसे तो अर्थ पे अगर देखा जाए तो प्लाज्मा के रूप में बहुत कम ही चीज़ हम लोग को मिलते हैं प्लाज्मा के स्टेट में, बट साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स में जो मैक्सिमम चीज़ है वो सब प्लाज्मा के स्टेट में ही है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्लाज्मा स्टेट में पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ अ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो प्लाज्मा के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं। वो भी कैसे गैस? तो आयोनाइज्ड गैस, मतलब आयनीकृत, उनके ऊपर आयन्स होंगे यानी कि चार्ज होगा। प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो प्लाज्मा कब आता है, प्लाज्मा का स्टेट कब अकर होता है? जब उसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। The matter in plasma state is a collection of free, highly energetic and highly excited electrically charged particles. तो जो प्लाज्मा के जो मैटर होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होगा वो एनर्जेटिक होगा और हाईली एक्साइटेड होगा और ये चार्ज पार्टिकल्स होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा किसका कलेक्शन है? तो वैसे पार्टिकल्स का या वैसे चार्ज पार्टिकल्स का जो बहुत ज़्यादा हाईली एक्साइटेड है और हाईली एनर्जेटिक है। चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। द फ्लूरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंटेन प्लाज्मा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लूरोसेंट ट्यूब्स जो हम लोग जलाते हैं और नियॉन साइन बल्ब्स जो होता है, वो दोनों जो चमकता है वो किसकी वजह से चमकता है? तो प्लाज्मा की वजह से। तो प्लाज्मा स्टेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। ये कैसे चमकता है? तो नियॉन साइन बल्ब कंटेन्स नियॉन गैस। नियॉन नाम से ही पता चल रहा है नियॉन गैस। तो नियॉन बल्ब जो होगा वो नियॉन गैस कंटेन करेगा। एंड फ्लूरोसेंट ट्यूब कंटेन करता है हीलियम या मरकरी। दोनों कैसे स्टेट में रहेगा? तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब हीलियम गैस हो, मरकरी हो या फिर नियॉन हो, ये तीनों क्या होता है? अपने वेपर के स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। जैसे ही व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम दे प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? एक ग्लोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा और वो ग्लोइंग सब्सटेंस जो होता है वही क्या है? प्लाज्मा। इसका मतलब है नियॉन गैस और फ्लूरोसेंट ट्यूब किसकी वजह से चमकते हैं? तो प्लाज्मा की वजह से चमकते हैं या शाइन करते हैं। हाँ, अब ये जो कलर होता है, जो वो कैसा कलर हम लोग को दिखाएगा, वाइट कलर, येलो कलर, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा गैस यूज़ किए थे, गैस का नेचर कैसा है। तो अलग अलग कलर आपको फ्लूरोसेंट और नियॉन बल्ब में देखने के लिए मिलेगा। It is the presence of plasma that makes CFL tube glow. इवन जो CFL ट्यूब होता है वो भी अगर जो ग्लो कर रहा है वो भी किसकी वजह से? तो प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करता है। एंड लास्ट, द रीज़न बिहाइंड टू ग्लो ऑफ सन एंड स्टार प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। तो ऐसा माना गया है कि यूनिवर्स में जो सन और स्टार जो चमक रहे हैं उनके भी चमकने के पीछे प्लाज्मा का कारण है। तो सिंपली अगर हम लोग सिंपल भाषा में प्लाज्मा को समझें तो प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक होते हैं और प्लस उसमें जो गैस होते हैं, जो पार्टिकल्स, वो गैस से मिलकर बने होते हैं। कैसे गैस? तो आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस यानी कि उनके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। और जनरली वो कैसे फॉर्म में मिलेंगे? हम लोग को वेपर के फॉर्म में मिलेंगे। और जब ये वेपर के फॉर्म में मिलते हैं तो और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तब ये प्लाज्मा में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। या तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा या तो बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तभी ये प्लाज्मा में चेंज होगा। तो प्लाज्मा चौथा स्टेट है मैटर का, जो जनरली हम लोग को अर्थ पे नहीं मिलता है, लेकिन अर्थ में कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें हम लोग को प्लाज्मा देखने के लिए मिलता है, जैसे कि नियॉन बल्ब हो गया और फ्लूरोसेंट ट्यूब्स हो गया। इसमें अलग अलग गैस था, ये दोनों गैस आयोनाइज्ड गैस होंगे, अपने वेपर स्टेट में होंगे। जब जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो ये जो गैस था वो किस में चेंज हो गया? प्लाज्मा में, शाइनिंग प्लाज्मा में चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों चमकने लगे। तो सिंपल भाषा में हम लोग प्लाज्मा को यही बोल सकते हैं कि प्लाज्मा के पार्टिकल्स सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक होते हैं। और वो कब फॉर्म होते हैं? जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस कराया जाएगा तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे।
और क्या होंगे उसमें, तो गैस होगा, आयोनाइज गैस। 5वां स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको शॉर्ट में हम लोग BEC बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इन 1920 ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द 5th स्टेट ऑफ मैटर। जब सत्येंद्र नाथ बोस अपना कुछ कैलकुलेशन दे रहे थे, कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे 1920 में, तो उन्होंने 5वें स्टेट ऑफ मैटर यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में डिस्कवर किया। और वो किस पेपर पे रिसर्च कर रहे थे, तो किसका कैलकुलेशन पे रिसर्च कर रहे थे, आइंस्टीन के कैलकुलेशन पे। इसीलिए बोस और आइंस्टीन दोनों के नाम को मिला के इस स्टेट का नाम पड़ा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इन्होंने किस प्रोसेस से इसको बनाया वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा जानते हैं। लेटर अमेरिकन साइंटिस्ट सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग दिस स्टेट। उसके बाद कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट भी इसके ऊपर रिसर्च किए और उन्होंने भी सक्सेसफुली इस स्टेट के बारे में बताया हम लोगों को, जिसके लिए इन साइंटिस्ट को यानी कि अमेरिकन साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे, the BEC is formed by supercooling a gas of extremely low density about the 1 lakh of the density of normal air to super low temperature। तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इस स्टेट को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सामान्य हवा होता है, जो नॉर्मल हवा होता है, उसकी डेंसिटी के 1 लाख में जितने कम भाग वाले कोई गैस को लेंगे। मतलब एक ऐसा गैस लेंगे जिसका जो डेंसिटी है वो नॉर्मल एयर की डेंसिटी से 1 लाख भाग जितना कम होना चाहिए। मतलब उसका डेंसिटी बहुत लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। जो नॉर्मल एयर है उसे कितना कम होना चाहिए, तो 1 लाख था भाग होगा, उसके जितना कम होना चाहिए। इतना कम डेंसिटी वाला अगर गैस लेते हैं और उसको सुपर लो टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, सुपर कूल करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं एकदम कम टेम्परेचर पे, तो हम लोग को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वाला स्टेट मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, और इससे जो स्टेट ऑफ मैटर हम लोग को मिलता है उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें से नॉर्मल 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये पूरा आपको पढ़ना है। उसके प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी जाना, जिससे भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। थैंक यू।